नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीबी धमाल में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि कक्षा 12 की बायोलॉजी का अध्याय 1 जो कि है क्या जीवों में जनन, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने क्या किया है, जीवों में जो जनन होता है उसका भाग 1 बता दिया है। हमने डिस्कस किया था जनन के बारे में। किसके बारे में? जनन के बारे में। जो कि जनन जो होता है 2 टाइप से होता है। एक होता है अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। और दूसरा होता है लैंगिक जनन। कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में हमने क्या किया था, प्रीवियस वाली वीडियो में क्या किया था, डिस्कस कर लिया था कितने प्रकार का अलैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन होता क्या है, इसके बारे में भी हम लोग क्या किया था, पढ़ लिया था, डिस्कस कर चुके थे। अब आज का हमारा टॉपिक है क्या, लैंगिक जनन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैंगिक जनन होता क्या है, किस प्रकार के प्राणियों में लैंगिक जनन पाया जाता है और क्या क्या लैंगिक जनन में होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम बता दें आप लोगों को, जो लैंगिक जनन हमारा होता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है उच्च कोटि के मानव तथा निम्न कोटि के जीवों में भी पाया जाता है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के लिए 2 लोगों की महत्वपूर्ण होता है, एक होता है नर और दूसरी होती है क्या, मादा। जब तक एक नर तथा एक मादा एक दूसरे के अटैच में नहीं आएंगे तब तक लैंगिक जनन करना संभव है ही नहीं। लिंग का मतलब क्या होता है, लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, विपरीत लिंग। विपरीत लिंग का मीन्स, देखिए ध्यान से अगर सुनिएगा ना, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं हम एक सीरियल से बताते जाएंगे कि एक स्टोरी की तरह, एक स्टोरी की तरह कब क्या होता है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो होता है एक नर होता है जिसका नर का जन्मिक अंग क्या होता है पता है, वृषण। वृषण यानी जो शरीर से बाहर होता है 2 गोल गोल, उसे हम लोग कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं? वृषण। बायोलॉजी की भाषा में उसे कहते हैं वृषण। तथा स्त्री का जो होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, अंडाशय। क्या? अंडाशय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। क्या होता है कि वृषण में से एक जोड़ी वृषण जो होता है मनुष्य का या किसी इसे नर का, उसे हम लोग कहते हैं जननिक अंग। और इसमें क्या होता है, मादा का अंडाशय यानी कि ओवरी होता है, जिसमें क्या ओवम का निर्माण होता है यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है। इसी की क्या है, लैंगिक जनन क्या है कि ऐसा जनन, ध्यान से सुनिए, ऐसा जनन जिसमें विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती। विपरीत लिंगों की मतलब कि एक ठो नर जनन अंग होगा और एक ठो मादा जनन अंग होगा। जब नर और मादा एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तथा वे एक दूसरे से कुछ कुछ करेंगे, अब क्या करेंगे तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, पर बायोलॉजी की भाषा में उसे कहते हैं मैथुन, या ऐसे जान लीजिए ठेठ भाषा में, इंग्लिश की भाषा में उसे कहते हैं सेक्स। क्या कहते हैं? सेक्स। एक नर तथा एक मादा जब एक दूसरे के अटैच में आते हैं तो उनमें जो है नर में नर हार्मोन्स तथा मादा में मादा हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जिसके कारण वे लोग उत्तेजित होते हैं, पूरा एक दूसरे के प्रति आकर्षण उनमें बढ़ता है एक दूसरे के प्रति, जिसके लिए वे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से सेक्स करते हैं। सेक्स के दौरान फिर क्या होता है इनका, उसी को कहते हैं लैंगिक जनन, यानी विपरीत लिंग की आवश्यकता पड़ गई। कोई कभी सुने हैं कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य से सेक्स करके कोई बच्चा पैदा किया है? ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि लैंगिक जनन में क्या होता है कि विपरीत लिंगों की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक नर होगा तो दूसरी मादा की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? क्या बोलिए, पड़ेगी ना? तो हाँ वही है, विपरीत लिंगों की आवश्यकता क्या होगी, पड़ेगी। तो अब ये बात समझ में आती, विपरीत लिंगों की आवश्यकता पड़ेगी तो प्रोसेस इसका क्या होगा, कितने चरणों में पूरा होगा लैंगिक जनन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लैंगिक जनन होता है वो मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में पूरा होता है? 3 चरणों में पूरा होता है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साथ में। पहली घटना जो होती है लैंगिक जनन करने की, जब एक स्त्री और एक पुरुष, हम लोग मानव पर विशेष करके पढ़ेंगे, एक स्त्री और एक पुरुष जब एक दूसरे के अटैच में आते हैं तो उनकी पहली घटना क्या होती है, निषेचन पूर्व घटना, जिसे हम लोग कहते हैं निषेचन पूर्व घटना।
निषेचन पूर्व घटना। और दूसरी जो होती है उसे हम लोग कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। और तीसरी जो होती है निषेचन पश्च घटना। क्या है? निषेचन पश्च घटना। पश्च घटना। लैंगिक जनन को हम लोग क्या किए हैं कि 3 चरणों में बांट दिए हैं कि क्या क्या होता है कि जब एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन सा क्रियाकलाप ये लोग करते हैं आपस में, जिससे कि एक नया बच्चा पैदा होता है, नया बच्चा समाज में क्या आता है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि निषेचन पूर्व घटना। अब प्रश्न ये उठेगा कि निषेचन पूर्व घटना क्या है। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि क्या है निषेचन पूर्व घटना। जब एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, आने से पहले उनमें क्या क्या लोचा चल रहा होगा दिमागवा में, क्या क्या उनके अंदर खोपड़िया में गूंज रहा होगा, इसके बारे में क्या है हमको बताया गया। किसके माध्यम से? निषेचन पूर्व घटना के माध्यम से हमको बताया गया है कि जब एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो आने से पहले इनमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इसके बारे में जानने के लिए यही क्या है निषेचन पूर्व घटना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको दे दिया कि निषेचन पूर्व घटना क्या होती है तो आप कहेंगे क्या? निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत 2 चरण होते हैं। निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत क्या कौन कौन से 2 चरण होते हैं? एक होता है युग्मक जनन। क्या होता है? युग्मक जनन। युग्मक जनन। और दूसरा क्या होता है? युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। देखो यही बस 2 ही घटना होती हैं। क्या है? एक होता है क्या जब एक पुरुष एक स्त्री के साथ आएगा या एक स्त्री एक पुरुष के साथ आएगी सेक्स करने के लिए, तो उसके पहले ही 2 घटना उनके बॉडी में चल रही होगी। उनके बॉडी में ऑटोमेटिक उनके ना चाहने के बावजूद एक घटना हो जाएगी। एक घटना होगी युग्मक जनन की, एक घटना होगी युग्मक स्थानांतरण की। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न ये बनेगा कि भाई ये युग्मक क्या होता है। हमने कहा ना कुछ भी देखो, कुछ भी पॉइंट जो आए, जो शब्द आपके सामने आए, पहले ये आकिए अपने आप को कि ये चीज होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि युग्मक क्या होता है। तो युग्मक का मतलब आप लोग जानते हैं, बीज का नाम सुने हैं? सब लोग जानते होंगे, जो स्टूडेंट बॉयज होंगे, ये बॉयज में सब में होता है क्या? बीज का नाम सुने होंगे, जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में स्पर्म। स्पर्म यानी कि शुक्राणु। ये जो शुक्राणु होते हैं इनके जो बनने का प्रोसेस होता है। अब शुक्राणु बनता कहाँ है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए तो सब लोग जानते होंगे बॉयज में, गर्ल में शायद नहीं जानते होंगे। तो बॉयज में जानते होंगे कि बॉयज में क्या होता है कि 2 ऐसे संरचनाएं होती हैं गोल गोल। इसमें जो है क्या गोल गोल 2 संरचनाएं होती है जो बॉडी से बाहर होता है। क्या होता है? शरीर से बाहर होता है। अब ये प्रश्न पूछ देता है कि मानव में वृषण जो होता है, मानव में वृषण या किसी भी स्तनधारी में वृषण शरीर से बाहर क्यों होता है? किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ। मानव में जो वृषण होता है वो शरीर से बाहर क्यों होता है? मानव में जो वृषण होता है वो शरीर से बाहर इसलिए होता है क्योंकि वृषण में ही निर्माण होता है शुक्राणु का, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्पर्म। वृषण में ही निर्माण होता है शुक्राणु का, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्पर्म। और वो जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, वो शरीर से 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप पर क्या होता है? उसका विकास होता है, बनता है। अगर शरीर के ताप पर रहता तो क्या होता? शुक्राणु कभी भी नहीं बनता, इसलिए शरीर से बाहर रहता है। शरीर से अटैच तो रहता है परंतु शरीर से बाहर रहता है, जिससे उसका तापमान 2 या से 3 सेंटीग्रेड कम होता है। इसलिए क्या है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्तनधारियों में वृषण शरीर से बाहर क्यों रहता है, तो आपका यही जवाब होना चाहिए क्योंकि शुक्राणु का निर्माण यानी कि ससुरा जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, इसका निर्माण क्या होता है कि शरीर के ताप से, शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम पर होता है, इसलिए शरीर से क्या होता है? बाहर होता है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया युग्मक, युग्मक का जनन।
तो ये जो युग्मक का जनन कहाँ होता है? मनुष्य में बेसिकली ये वृषण में होता है। किसमें होता है? वृषण में। एक जोड़ी वृषण जो पाया जाता है मनुष्य में, उसी में युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। अब आप जान गए युग्मक क्या होता है, युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसको हम लोग अध्याय 2 में जो एकदम डिटेल से दिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बार बार डिस्कस करने का मतलब टाइम बर्बाद होगी, ठीक है। बताने को भी बता देंगे पर टाइम बर्बाद हो जाएगी। हमारा जितना इसमें दिया है उतना ही बताएं। अगले चैप्टर में चीज दे रखा है इसलिए हम रोक रहे हैं अगले चैप्टर के लिए, ठीक है। तो युग्मकों का निर्माण बस इतना जान लीजिए कि युग्मक का निर्माण नर में कहाँ होता है कि वृषण में होता है, तथा मादा में कहाँ होता है? ओवरी में होता है। कहाँ होता है? ओवरी में, यानी कि अंडाशय में होता है। स्त्रियों में भी एक जोड़ी अंडाशय होता है, यानी कि 2 अंडाशय होता है, जिसमें क्या है बदल बदल के 1 महीने इस अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होगा तो 1 महीने दूसरे में। परंतु पुरुष में ऐसा नहीं होता भाई साहब। पुरुष में क्या होता है? हमेशा क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता रहता है। इससे क्या है? एक अंडाणु है, वृषण है, वृषण की कोशिकाएं हमेशा करती रहती हैं। जब करती रहती हैं इसी से स्पर्म का निर्माण धीरे धीरे होता रहता है। आप समझ में आ गया? युग्मक जनन मतलब पैदा होना, यानी कि वृषण से युग्मक यानी कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। सब सीधी एक बात जान लीजिए भाई साहब कि वृषण में शुक्राणु को यानी कि स्पर्म की बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। एक चीज समझ में आई कि नहीं? निषेचन पूर्व घटना में पहले क्या होगा? जब एक स्त्री एक स्त्री एक पुरुष के संपर्क में आएगी या एक पुरुष एक स्त्री के संपर्क में आएगा, उससे पहले क्या होगा कि युग्मकों का जनन होगा, यानी कि क्या है? स्त्री में जो है अंडाणुओं का निर्माण होगा और पुरुष में क्या होगा? स्पर्म का निर्माण होगा। ये चीज समझ में आ गई? तो अब आगे चलते हैं। युग्मक स्थानांतरण अगला आपका क्या है? भाई मान लो बन के तैयार हो गया जब युग्मक, तो उसको उसी स्थान पर तो रह नहीं सकता। अब मान लो अगर पीएम हमारे देश के, सपोज करो इसे, हमारे देश के अगर पीएम जनता ने क्या किया? उनको चुन लिया, तब वहीं पर थोड़ी वो रहेंगे। अब जाकर अपनी गद्दी पर बैठेंगे ना, भारत में दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे कि नहीं? उसी प्रकार ये जो इसका स्पर्म का निर्माण अगर वृषण में हो गया तो ससुरा वृषण में थोड़ी रहेगा। जब वृषण में रहेगा तो दूसरे कहाँ होंगे? दूसरे कहाँ से बनेंगे भाई? जगह तो कम है। तो ये क्या होते हैं? वृषण से स्पर्म निकल कर कहाँ जाते हैं? शुक्राशय में। देखिए यहाँ पर जगह कम मिल रही है हमको। वृषण से स्पर्म निकल कर शुक्राशय में जाने की प्रक्रिया जो होती है शुक्राशय, उसी को कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। वृषण से, ध्यान से देखिए, वृषण से स्पर्म का निकलकर शुक्राशय में जाने की प्रक्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कोई जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। तो जो ओवरी में अंडाणु होते हैं वो क्या होते हैं? वो ओवरी से निकलकर क्या फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, वो युग्मक स्थानांतरण हो गया। तथा हमारे जो बॉडी में यानी कि बॉयज के बॉडी में जो स्पर्म बनता है वृषण से निकलकर शुक्राशय में आशय ग्रहण करता है, अपनी गद्दी ससुरे ग्रहण करता है, इसी को कहते हैं क्या? युग्मक स्थानांतरण। समझ में आ गया? तो आगे हम लोग चलते हैं। अब क्या हो गया? निषेचन पूर्व घटना दोनों समझ में आ गई। एक युग्मक जनन, एक ससुरा पैदा होगा, दूसरा अपना स्थान ग्रहण करेगा, अपना गद्दी ग्रहण करेगा। अब इत ससुरा बन उनके तैयार है, गद्दी पे बैठल है। अब माइंड में एक लोचा आया, सामने दिखी स्त्री या स्त्री के सामने दिखा पुरुष। इन लोगों के क्या हुआ? स्त्री में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित हुआ और पुरुष में एंड्रोजन। ये दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव हो गए। उधर से स्त्री आ रही, इधर से पुरुष जा रहा है, लड़का जा रहा है, आजा आजा। ये दोनों आए, फिर क्या हुई? एक दूसरे के संपर्क में आए। जब दूसरे के संपर्क में आएंगे तो इनमें हार्मोन्स की वजह से एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव होंगे और एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ करेंगे। अब क्या करेंगे ये सब लोग जानते हैं, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। एक अब जान लीजिए, बायोलॉजी की भाषा में उसे कहते हैं हम लोग मैथुन। क्या कहते हैं? मैथुन करते हैं। क्या करते हैं? मैथुन, या इस प्रकार जान लीजिए सेक्स, इंग्लिश में सेक्स करते हैं वे लोग। एक स्त्री और एक पुरुष आपस में क्या करते हैं? सेक्स करते हैं, जिससे क्या होता है कि पुरुष का शुक्राणु
पुरुष का शुक्राणु तथा स्त्री का अंडाणु का मिलन होता है। देख लो ससुरा, अब जो लड़का एक लड़की से मिल रहा है तो उन दोनों के मैथुन करने की वजह से दो लोगों का और मिलन हो रहा है, एक अंडाणु का एक स्पर्म का, यानी कि एक अंडाणु का एक शुक्राणु का आपस में क्या हुआ, मिलन। अब ये आपसे पूछेगा कि अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहां पर होता है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहां पर होता है, तो आपका जवाब होगा फैलोपियन ट्यूब में। कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। लिख लीजिए, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये क्या हुआ, मैथुन किए, एक दूसरे से सेक्स किए, जिसकी वजह से क्या हुआ, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन फैलोपियन ट्यूब में हुआ। कैसे हुआ? इनके क्या है, पुरुष के शिश्न के माध्यम से ही शुक्राणु निकलकर स्त्री के गर्भाशय में योनि के माध्यम से पहुंचा। कहां? फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा। वहीं पर एक दूसरे मिले और एक दूसरे से मिलने के बाद वहीं पर हो गया उनका निषेचन। क्या हुआ? निषेचन। निषेचन का मतलब ये अंडाणु है, यहाँ पर ये स्पर्म जाकर क्या करता है, इसकी दीवारों से स्पर्म जाकर लग जाते हैं, इसकी दीवारों से क्या करते हैं, स्पर्म लग जाते हैं। ऐसे करोड़ों की मात्रा में स्पर्म निकलते हैं पुरुष से, परंतु स्त्री का एक माह में केवल एक अंडाणु निकलता है। अगर सोचिए 8-10 अंडाणु निकलते तो क्या होता है ससुरा 8-10 लड़का पैदा हो जाता है, कि स्पर्म की संख्या असंख्य है, असंख्य स्पर्म ससुरा एक बार में जाते हैं और अंडाणु केवल एक निकलता है। इसलिए और ट्विंस कैसे पैदा होते हैं इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब समझ में आया निषेचन क्या होता है, कि निषेचन किसे कहते हैं। अगर आपको दे देगा तो आप यही कहेंगे कि नर युग्मक तथा मादा युग्मकों को मिलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। जब एक नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं, उसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। समझ में आया निषेचन क्या होता है। अब निषेचन भी कितने प्रकार का होता है ये डिस्कस करना है। देखिए एक दूसरे से कैसे ज्वाइंट कर रहे थे, पहले हमने देखा निषेचन पूर्व घटना, निषेचन से पहले क्या होता है, उसके बाद देखे निषेचन। निषेचन समझ गए कि नर युग्मक तथा मादा युग्मकों को मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसके बाद देखेंगे कि निषेचन कितने प्रकार का होता है, यानी कि ससुराई जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है ये कई प्रकार से कौने कौने तरह मिला था, कौने कौने पोजीशन में मिला था, एक बारे में डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो जो निषेचन है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। और दूसरे को कहते हैं आंतरिक निषेचन। दूसरे क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, ठीक है। एक को कहते हैं बाह्य निषेचन तथा दूसरे को क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। अब देखिए वर्ड ऐसा दे रखा है बायोलॉजी में जिसकी वजह से आप समझ जाएंगे कि बाह्य निषेचन क्या होता है, आंतरिक निषेचन क्या होता है। निषेचन का मतलब होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन ही निषेचन होता है। अब बाह्य निषेचन क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब एक मान लो क्या है, नर युग्मक है, नर युग्मक है मादा है, मादा युग्मक अंडाणु है, एक दूसरे से किस प्रकार मिलेंगे इसी के बारे में डिस्कस किया है। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, आपके परीक्षा में या आपके क्वेश्चन में पूछ देगा कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 2 नंबर के या 3 नंबर के आएगा क्वेश्चन। तो आप इस प्रकार लिखिएगा कि नर युग्मक तथा मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया यदि शरीर से बाहर होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। अगर नर युग्मक तथा मादा युग्मक अपनी मातृ शरीर से, यानी कि मान लो हम पुरुष हैं, एक स्त्री है, ठीक है, हमारा युग्मक और उसका युग्मक क्या है, हमारी बॉडी से बाहर मिलता है। अगर स्पर्म निकालकर अंडाणु निकालकर अगर बाहर रख दें, अगर वे एक दूसरे से बाहर निषेचन करेंगे तो वही होता है क्या, बाह्य निषेचन। इसका उदाहरण है मछली। क्या होता है,
मछली, और एक होता है मेढक। अब देखिए मेढक, मेढक ससुरा एक मेढक कहीं से क्या होता है, चिपका रहता है बरसात के मौसम में। हम लोग सोचते हैं कि निषेचन कर रहा है, वो मैथुन कर रहा है, पर वो वास्तव में मैथुन नहीं करता है। वे एक दूसरे के बॉडी को क्या करते हैं, हीट करते हैं, टेम्परेचर की वजह क्या करते हैं, गर्म करते हैं एक दूसरे को। जब गर्म हो जाते हैं तो क्या करता है, वो जो नर मेढक होता है वो भी अपना जो है स्पर्म एक जगह है, एक गड्ढे में क्या करता, छोड़ देता है। और जो मादा युग्मक मादा होती है मेढक, वो भी अपना वहीं पर छोड़ देती है। तो यानी कि उनके जो स्पर्म और अंडाणु होते हैं, उनका मिलन जो है शरीर से बाहर किसी गड्ढे में होता है। इसी को हम लोग कहते तो हैं बाह्य निषेचन। वही तो भाई साहब बाह्य निषेचन है। कहने का मतलब है कि ऐसा निषेचन जिसमें नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का मिलन शरीर से बाहर होता है, उसे हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। अगर शरीर से बाहर होगा तो बाह्य निषेचन होगा। अब आंतरिक निषेचन मतलब अंदर निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन का एक बेसिकली उदाहरण देख लीजिए, मनुष्य है। मनुष्य का स्पर्म कहाँ जाता है, स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में गर्भाशय में जाता है। गर्भाशय से देखिए, गर्भाशय से होते हुए ये यहाँ से मान लीजिए योनि है, योनि के माध्यम से जाएगा, ये कहाँ, गर्भाशय में जाएगा। गर्भाशय से क्या, यही फैलोपियन ट्यूब में इनका क्या होता है, निषेचन हो जाता है। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। अगर पूछेगा कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है तो क्या कहेंगे, फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, जिसका मुख्य रूप से अध्ययन हम अध्याय 2 में करेंगे, बेसिकली दिया है। अब समझ में आ गया। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन, एक आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब क्या होता है, नर तथा मादा युग्मकों का शरीर से बाहर मिलने की प्रक्रिया को बाह्य निषेचन कहेंगे। और जब शरीर के अंदर वो नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलेंगे तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन का उदाहरण मछली और मेढक। आंतरिक निषेचन का उदाहरण देख लीजिए, सब लोग हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी मनुष्य, सब लोग क्या है, आंतरिक निषेचन। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब हम देखेंगे अगली कड़ी में हम देखेंगे निषेचन पश्च घटना। जब ससुरा सेक्स कर लिया, निषेचन हो गया, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कौन कौन सा प्रोसेस होगा, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। क्या, निषेचन पश्च घटना। अब ससुरा जब निषेचन हो गया तो इसके बाद कैसे होगा, कैसे बच्चा पैदा होगा, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या, निषेचन पश्च घटना जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, नर युग्मक प्लस एक होता है क्या, मादा युग्मक। नर युग्मक यन तथा मादा युग्मक भी यन। जब एक दूसरे को निषेचित करते हैं तो बन जाते हैं 2 यन। क्या बनते हैं, 2 यन। यन मतलब क्या है, अगुणित, फिर ए मतलब भी अगुणित, प्लस 2 यन मतलब दुगुणित। क्या, गुणित। इसको भी अध्याय 2 में करेंगे कि यन क्या होता है। आपको पता होगा क्लास 10th में या क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि क्या होता है, जीन हमेशा जोड़े में रहते हैं। किस में रहते हैं, 23 जोड़ा क्या होता है, गुणसूत्र हमेशा क्या होता है, जोड़े में रहता है। 23 जोड़ा गुणसूत्र मनुष्य में पाया जाता है। यानी कि एक गुणसूत्र जो है नर का तथा एक यन जो है युग्मक मादा का मिलता है तो 2 यन क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। निषेचन के बाद जो एक नर युग्मक यानी कि शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलते हैं। यन शुक्राणु भी होता है और यन क्या होता है, अंडाणु भी होता है। यानी कि क्या है, अगुणित भी होता है, अगुणित भी, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं, दुगुणित बनते हैं। यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट। इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं युग्मनज। युग्मनज। अब देख लो भाई साहब, अब यही बच्चा बन रहा है, किस प्रकार से बन रहा है यही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु एक दूसरे से निषेचन किए तो बन गया क्या, जाइगोट, 2 यन बन गया। कहने का मतलब है एक मार्करिया है, एक मार्करिया है, दोनों मिलेगा तो एक बेबी वाइफ बन जाएंगे ना, वो सॉरी पति पत्नी बनेंगे ना। इसी प्रकार ये है, यन ए है, यन ए है, दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 यन जाइगोट बनते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं युग्मनज।
अब आपसे इस तरह प्रश्न पूछेगा कि जाइगोट किसे कहते हैं या युग्मनज किसे कहते हैं, तो आपका यही प्रश्न होना चाहिए कि नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के मिलने के बाद जो एक संरचना तैयार होती है उसी को हम लोग कहते हैं युग्मनज यानी कि जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। समझ में आया क्या होता है? नर युग्मक का शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के मिलने के बाद एक कोशिका बनती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं यानी कि युग्मनज कहते हैं। समझ में आ गया ये चीज? चलो तब अब आगे देखते हैं। एक कोशिका आपकी बन गई या क्या बन गया आपका ये जाइगोट, बड़ी कोशिका बन गई। क्या बना? जाइगोट। जब आपका जाइगोट बन गया तो इसके बाद क्या होगा? एक कोशिका तो बन गई, इसके बाद इसमें कैसे बच्चा का रूप धारण करेगा। अब तो कोशिका बन गई तो कैसे इसमें शरीर है, कान नाक आंख बाल कैसे सब हो जाएगा। इसको बनने की प्रक्रिया देखो आगे बढ़ती जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जब निषेचन हो गया, ये सब जाइगोट बन गया, तो उसमें क्या होता है कि बार बार विभाजन होता है। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे। ऐसी कोशिकाओं क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। आपसे पूछ लेगा कि जाइगोट में कौन सा विभाजन होता है, तो आपका यही प्रश्न होना चाहिए कि समसूत्री विभाजन करता है जाइगोट बार बार। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ऐसे क्या होता है? 16 कोशिकीय जब हो जाता है तो उसी को कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं? भ्रूण। 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना। तो जब 16 कोशिकीय जाइगोट हो जाता है उसी को कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं? भ्रूण। आपसे पूछेगा कि भ्रूण किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? जाइगोट यानी कि युग्मनज बार बार विभाजन करके जब 16 कोशिकीय युग्मक बन जाता है, युग्मनज बन जाता है, उसी को हम कहते हैं भ्रूण। उसी को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। समझ में आई क्लियर? अब देखो जब ससुराई भ्रूण बन गया है तो भ्रूण के बाद भी बार बार विभाजित करता है। भ्रूण बनने के बाद भी क्या करता है? बार बार विभाजन होता रहता है, बार बार बढ़ता रहता है आपस में। बार बार बढ़ते विभाजन करते करते क्या बन जाता है? एक बॉडी का रूप ले लेता है, एक शरीर बन जाती है। यानी कि भ्रूण से शरीर बनने की प्रक्रिया को ही भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहते हैं। यानी कि भ्रूण से शरीर यानी कि शिशु बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। आपसे पूछेगा कि भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, तो आपका ही जवाब होगा कि भ्रूण से यानी कि 16 कोशिकीय भ्रूण से बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा एक शिशु, एक बच्चा, एक ससुरा छोटा का क्या है इंसान या छोटा का जानवर बनने की प्रक्रिया जो होती है उसी को कहते हैं भ्रूणोद्भव। समझ में आई कहानी? किस तरह से स्पर्म मिला और किस तरह से निषेचन किया। एक तो क्या है सेक्स करने की वजह से इतनी प्रक्रिया हुई, एक बच्चा बन गया, उसी को कहते हैं क्या? भ्रूणोद्भव। समझ में आया? टॉपिक एक दूसरे को रिलेट करके हमने बताने का प्रयास किया। अब आप लोग कमेंट में ये चीज जरूर बताइएगा आप लोग को वीडियो पसंद आया कि नहीं, अब समझ में आया कि नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को पिसवी धमाल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि सबका भला हो सके। ठीक है, हम यहाँ पर क्या है कि थोड़ा मोड़ा जानकारी देने, थोड़ा मोड़ा क्या, जो एनसीईआरटी बेस है आपका, सब एनसीईआरटी हमने क्या किया, एकदम एनसीईआरटी का जो पार्ट है उसे एक स्टोरी की तरह बताने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा टॉपिक आपका बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और ये आपका लेसन लगभग समाप्ति के कगार पर आ गया है। ठीक है, धन्यवाद।